हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना संवैधानिक विकास देखेंगे कि हमारा संविधान का विकास कैसे हुआ और ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि संविधान हमारा बना, कैसे उसकी नींव रखी गई संविधान की। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। आज का टॉपिक है संवैधानिक विकास और ये आपको किसी भी स्टेट पीसीएस, खासकर यूपी पीसीएस के लिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरी कोशिश पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब शुरू करते हैं संवैधानिक विकास। तो एक कहानी सुनते हैं। पहले कहानी क्या थी कि 1600 ईस्वी में जब ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन दिया कि आप जो है 15 साल तक इंडिया में जाके व्यापार कर सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब जब वो यहाँ व्यापार करने आई, अब यहाँ पे दो लड़ाइयाँ हुई, एक बक्सर का युद्ध और एक प्लासी का युद्ध। 1757 में जब प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध, दोनों ही ब्रिटिश शासक जीत गए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू कर दिए भारत में। अब उन्होंने व्यापार तो छोड़ो, उन्होंने इतना ज़्यादा अराजकता फैला दी कि इसकी खबर इंग्लैंड की महारानी को हुई। तो उन्होंने ये सोचा कि नियंत्रण करना चाहिए कंपनी पे, ज़रूरी है कि हम कंपनी के कामों में नियंत्रण करें। तो उन्होंने धीरे धीरे एक्ट पारित किए। तो सबसे पहला जो एक्ट आया 1774 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट ये था कि जो है, एक तो जाहिर सी बात है कंपनी पे नियंत्रण, पहला मुख्य पॉइंट तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट का ये हो गया, कंपनी पे नियंत्रण होगा। दूसरा था कि दो आपके बोर्ड का चयन हुआ, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ आपका प्रोपोराइटर्स। बोर्ड ऑफ प्रोपोराइटर्स जो थे वो आपके निवेशक का समूह था। बोर्ड ऑफ प्रोपोराइटर्स आपका निवेशक का समूह था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बोर्ड ऑफ प्रोपोराइटर्स ही चुनते थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने समूह होंगे। दो काम ये हो गए जो कि आपके ब्रिटिश संसद में हुआ। तीसरा ये हुआ कि जो गवर्नर की जगह बंगाल के गवर्नर जनरल, जो गवर्नर हुआ करते थे, तो उनका की को एक नई पदवी दे दी, गवर्नर जनरल, जो थे हमारे वॉरेन हास्टिंग। अब उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। कौन कौन सी? आपकी बंगाल की, आपकी मद्रास की और आपकी बम्बई की। अब जो 2 प्रेसिडेंसियों के गवर्नर थे वो भी अधीन कर दिए, कि बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए, यानी कि मद्रास की और आपकी जो है बम्बई की के गवर्नर अधीन कर दिए बंगाल के गवर्नर के लिए। अब इनके लिए बंगाल के गवर्नर कैसे काम करेंगे? तो इनके लिए चयन किया गया 4 सदस्य कार्यकारियों का, यानी कि 4 तो सदस्य हो गए आपके और एक हो गया आपका गवर्नर, तो पूरे मेंबर हो गए आपके 5। और जो है पूरे मेंबर हो गए आपके 5, तो 4 सदस्य कार्यों का चयन हुआ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। और एक बड़ा काम हुआ कि 1774 ईस्वी में आपके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जो कहाँ हुई? कोलकाता में हुई, जिसमें आपके एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम आपका एलिजा एम्पे था, मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजा एम्पे था। तो अब मैं आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोर्ड पे लिख देती हूँ, मतलब बस बुलेट पॉइंट में, जो आपको देख के पूरा पॉइंट याद आ जाए। लेट्स स्टार्ट। कंपनी पर नियंत्रण, बोर्ड ऑफ प्रोपोराइटर्स
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने सदस्य? 24 सदस्य। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट, 4 सदस्यकारी का चयन। ठीक है, अब देखो, एक तो 4 तो सदस्य हो गए, एक आपका गवर्नर ही हो गया, तो टोटल मेंबर 5 हो गए। अगर किसी चीज पर निर्णय लेना होता था तो मत अगर ऐसा होता था 3 और 2 के रेशियो में, तो निर्णय उसी में का लिया जाता था जो 3 को मत दे रहे हैं। भले ही अगर वो आपके गवर्नर का मत 2 वाले में है तो उसको ना ज्यादा वैल्यू देके 3 जो उसमें ज्यादा मेजोरिटी है, बहुमत। आज भी हम देखते हैं कि बहुमत का कितना बड़ा रोल है। कोई भी आपकी सरकार बनेगी, बहुमत से कोई भी बिल पारित होगा वो बहुमत से, तो यहीं से एक बहुमत की नींव रखी गई है अगर देखा जाए तो। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में आपका 4 सदस्यकारी, एक में आपका गवर्नर हो गए 5। अगर कोई भी किसी भी पे निर्णय लेना है तो यहाँ जब काम होता था तो अगर 3 एक बात बोल रहे हैं, 2 एक बात बोल रहे हैं, तो निर्णय बहुमत में जाता था। ठीक है, और आपका एक हो गया 1774 में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ? कोलकाता में, और एक मुख्य न्यायाधीश, नाम था आपका मुख्य न्यायाधीश का एलिंजा एम्पे, और 3 अन्य। ठीक है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिर्फ बुलेट पॉइंट में कि क्या क्या हुआ, जो पॉइंट देख के हमें याद आ जाए। तो ये तो हमने बात कर ली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। अब बात करते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। तो यहाँ पे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि आपके गवर्नर को और पावरफुल बनाया। गवर्नर को पावरफुल क्या बनाया? यहाँ हमने 4 सदस्यकारी देखी थी, वहाँ क्या कर दिया, 3 सदस्यकारी कर दी। अब गवर्नर को अपने मत में तो 4 सदस्य हो गए, 3 आपका वैसे मेंबर हो गए, 1 गवर्नर हो गया, तो टोटल आपके 4 सदस्य हो गए। अगर गवर्नर को अपने मत में किसी का निर्णय लेना होता था अपने मन का, तो वो क्या करता था, बस एक वोट अपनी तरफ कर लेता था, तो 2-2 का रेशियो हो गया। तो 2-2 में जिधर गवर्नर का मत है तो वो उधर ही उसका वो ही निर्णय लिया जाता था। तो गवर्नर की पोजीशन को और स्ट्रांग बनाया गया, किस लिए कि कंपनी पे और नियंत्रण रखा जाए। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में यही है। पिट्स इंडिया एक्ट गवर्नर की शक्ति को बढ़ाया गया। ठीक है, दूसरा 3 सदस्यकारी का चयन, यानी कि 3+1 टोटल 4 सदस्य। ठीक है, तो ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। और अब आपका आता है 1793 का चार्टर अधिनियम 1700। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज देख लेते हैं हम। यहाँ तो हम एक्ट की बात कर रहे थे, अब क्या आएंगे, अब चार्टर अधिनियम आएंगे। चार्टर अधिनियम क्या होते हैं,
20-20 ईयर्स के डिफरेंस में आते थे कि +20 तो सबसे पहले आपका अधिनियम आया चार्टर अधिनियम 1793 में, +20 दूसरा आया 1813 में, +20 तीसरा आया आपका 1833 में, +20 चौथा आया आपका 1853 में। तो 4 चार्टर अधिनियम में आए। तो 4 चार्टर अधिनियम हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम 1793 का चार्टर अधिनियम देखेंगे। 1793 के चार्टर अधिनियम में एक तो ये कि 20 वर्ष के लिए आपकी कंपनी के पक्ष के शासन की और छूट दे दी कि 20 वर्ष आप और कर लीजिए। बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, जो प्रेसिडेंसी तो आपकी मद्रास की और बम्बई की बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गई थी, लेकिन इसमें क्या किया 1793 चार्टर अधिनियम में कि पर्यवेक्षक भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। लेकिन जो डिसीजन होंगे मतलब अब वो देख सकते थे कि मद्रास के गवर्नर जनरल और बम्बई के गवर्नर जनरल कर क्या रहे हैं। तो 1793 में यही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, बस मैंने आपको बेसिकली बताया कि चार्टर अधिनियम कहाँ से शुरू हुए। तो मैं ये बोर्ड पे नहीं लिखेंगे 1793 का, क्योंकि इसमें कभी कोई क्वेश्चन मतलब आया ही नहीं। बहुत पहले 10-12 साल पहले आया हो, तो अब नहीं आता, तो हम इसको स्किप करते। बस आपको एक थोड़ी सी नॉलेज देना चाहती थी, वो मैंने दे दी। अब आते हैं 1813 में। 1813 में क्या हुआ? 1813 चार्टर अधिनियम में पहला पॉइंट ये है कि 20 साल के लिए आपका कंपनी का शासन बढ़ा दिया गया +20। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एकाधिकार था व्यापार करने का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकाधिकार था, उसको समाप्त करने का जो है आपका महारानी एलिजाबेथ ने निर्णय लिया कि उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। उस टाइम फ्रांस में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। तो आपके औद्योगिक क्रांति जब चल रही थी तो कच्चा माल चाहिए होता था। बाजार उस टाइम अपनी चरम सीमा पर था, बाजार बहुत चल रहा था और कच्चे माल में आपका सूती वस्त्रों का ही सबसे ज़्यादा होता था। तो सूती वस्त्रों का ही कि कच्चा माल लाना था और वहाँ पे वस्त्र बनाने थे और वहाँ उनका व्यापार करना था। तो ये एक मकसद था कि ब्रिटेन ने कहा कि जो कंपनी का एकाधिकार है हम उसको समाप्त करते हैं और कोई भी जाके इंग्लैंड से कोई भी जाके वहाँ व्यापार कर सकता है। सिर्फ 2 चीज़ों पे आपका एकाधिकार ख़त्म नहीं किया। एक तो आपका चाय पे नहीं किया, चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे पहले कर रही थी वैसे ही कर सकती थी, और एक जो भारत का पड़ोसी देश है चीन, उस पर ख़त्म नहीं किया। तो 2 आपके 1813 चार्टर अधिनियम पे ये हुआ। एक, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए किसके अंडर? 1813 चार्टर अधिनियम। कई प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कई एग्जाम में। और एक आपका ये हुआ कि ईसाई जो मशीनरी थे, जो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, उनकी अनुमति नहीं थी कि वो भारत में आ सके। 1813 चार्टर अधिनियम से उनके लिए भी रास्ते खोल दिए गए। तो 1813 चार्टर अधिनियम पहला +20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, +20 वर्ष, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका था कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। चाय और चीन एक्सेप्शनल है, ठीक है, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया। तीसरा, शिक्षा पर पहली बार छोड़िए, शिक्षा पर 1 लाख देखिए, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका 1, 4, 3 हो गए। चौथा पॉइंट है ईसाई मशीनरी को आने की अनुमति मिली। ये 1800 चार्टर अधिनियम के मुख्य पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। ये 3rd पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, ये तीनों चारों पॉइंट
बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, 1800। अब बेसिकली अंग्रेज कोई हमारा डेवलपमेंट नहीं चाहते थे कि हमें एजुकेशन हो, हम डेवलप करें, बस एक वो लॉलीपॉप था कि कैसे भी करके भारत की जनता को लॉलीपॉप दिखा दिया जाए और हम कैसे भी करके रूल करते रहे हैं। तो ये हो गया। और ईसाई मिशनरी का ये था कि उनका कॉन्सेप्ट ये था कि हम वही बोलते थे कि हम आपको डेवलप करना है, हम आपको अपना जैसा बनाना है। तो कई सारे धर्म परिवर्तन भी उस समय हुए थे। ईसाई मिशनरियों का आने का अनुमति देने का मकसद ही यही था कि धर्म परिवर्तन हो और हम इनको मतलब अपनी तरह बना दें, अपनी जो संस्कृति है वो ये भूल जाए। ठीक है, अब आपका आता है नेक्स्ट, आपका है 1833 का चार्टर अधिनियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर अधिनियम है। पहला पॉइंट आपका यही कि 20 वर्ष के लिए कंपनी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पूर्णता, ये क्वेश्चन बहुत आता है, पूर्णता व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय कप पे जो उनका एकाधिकार था व्यापारिक, वो भी खत्म कर दिया गया और चीन पे भी खत्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज कर देता है। एक तो दो तरीके से पूछता है कि व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ। तो व्यापारिक एकाधिकार हमने पढ़ा 1813 चार्टर अधिनियम में हुआ। एक पूछ लेता है कि पूर्णता कब समाप्त हुआ, तो पूर्णता 1813 में नहीं 1833 में हुआ। और डेट भी 1813 1833 ऐसी है कि क्लिक करता है कि कंफ्यूजन कर देता है कि 1813 या 1833। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये याद रखना है कि पहले जो डेट आई उसमें पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ, मतलब पहले चीजें हुई, धीरे धीरे चीजें हुई। 1833 बाद की डेट है तो उसमें पूर्णतः समाप्त कर लिया गया आपका व्यापारिक एकाधिकार। ठीक है, और आपका आया कि इसमें क्या हुआ कि जो आपके जाति के वर्ग के आधार पर, रंग के वर्ग के आधार पर, जो नौकरी देने का एक था कि गोरों को मिलेगी या ऐसे में मिलेगी, वो चीज़ समाप्त कर दी गई। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का आपका गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो भारत के गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और परिषद एक प्रथम परिषद विधि समिति बनी, उसके हेड थे मैकाले। प्रथम विधि परिषद समिति बनी किसके अंडर बनी, मैकाले के अंडर बनी। और आपका जो है जो प्रथा थी, एक तो दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1833 चार्टर अधिनियम से शुरू हुई, लेकिन पूर्णतः समाप्त कब हुई आपकी, 1843 तक पूर्णतः दास प्रथा आपकी समाप्त हो गई। भारत में धीरे धीरे चीजें हुई, एक लंबा समय लग गया। और किसके अंडर हुई थी आपकी, एलन ब्रो के अंडर, आपकी उस टाइम एलन ब्रो के अंडर आपकी दास प्रणाली समाप्त हुई 1833 से 1843 तक। ठीक है, तो 1833 चार्टर अधिनियम देख लेते हैं। वर्ष ऐड हो गए कंपनी के शासन में। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका जो है जाति और वर्ग के आधार पर नौकरी मिलने की प्रथा समाप्त हुई। तीसरा पॉइंट व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। ठीक है, आपका चौथा पॉइंट व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हुआ और बंगाल के गवर्नर को जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।
जो थे वारेन हॉस्टिंग, ठीक, वारेन हॉस्टिंग, ये आपके हुए 1833 के चार्टर अधिनियम में मेन पॉइंट। और हाँ, एक पॉइंट और, दास प्रथा, प्रथा समाप्त 1833 से 1843। कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, ऐसे मैंने आपको डेट लिख दी है। किसके अंडर, एलन ब्रो के अंडर, एलन ब्रो के अंडर, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम क्या था, एक तो जो हमने शुरू में पढ़ा था अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में, उसमें कितने सदस्य थे, 24। अब सदस्य कम करके उसमें कर दिए आपके 18 सदस्य। और जो अब जिन एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो उसके लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ कर दिया गया कि अब ये वैसे चयन नहीं होगा इनका, एक प्रतियोगिता के आधार पर इनका चयन होगा। तो अधिकारी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। विधि जो सदस्य को पूर्ण दर्जा मिला, विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा मिला, ये आपके 1853 का चार्टर अधिनियम में। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस अधिनियम के तहत मतलब प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ हुआ। तो हमें याद रखना है 1853 चार्टर अधिनियम के तहत प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ हुआ। यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, और तो कोई खास इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसी से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं 1853 चार्टर अधिनियम का, ठीक है। 1800 प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ, हुआ, ठीक है। तो ये आपका हुआ। अब आ जाते हैं, अब यहाँ से क्या हुआ 1853। अब आपने बहुत बड़ी क्रांति का नाम सुना हुआ कि 1857 में एक बहुत बड़ी आपका विद्रोह हुआ था। तो अब क्या हुआ था, अब भारतीयों की जो सहनीय शक्ति थी वो जवाब दे रही थी। तो उसमें एक बहुत बड़े विद्रोह का धीरे धीरे आप शोषण कर रही थी कंपनी। तो 1857 में एक बम की तरह फूटा आपका विद्रोह। हालांकि वो विद्रोह ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसने जो अपने विद्रोह ने जो काम करना था वो कर दिया। तो 1857 में दिख गया एलिजाबेथ को कि कंपनी क्या कर रही है, तो कंपनी से शासन हटा लिया गया। अब ताज का शासन आ गया आपका 1858 तक में, 1858। अब यहाँ पे हम जो आएगा वो शासन अधिनियम पढ़ेंगे, ना एक्ट पढ़ेंगे ना चार्टर पढ़ेंगे। अब शासन का अधिनियम हो गया, अब पूरी तरह कंपनी के हाथों से छीन के शासन अपने क्राउन ने, महारानी एलिजाबेथ ने अपने हाथों में ले लिया, ब्रिटेन के हाथों में पूरी तरह से चला गया। क्योंकि 1857 में भारतीयों ने मतलब उनके अंदर कि क्या देश प्रेम की भावना होती है, क्या होती है, क्या चीज़ होती है देश प्रेम, वो सब जाग चुकी थी और धीरे धीरे विद्रोह का एक रूप ले चुकी थी, बहुत बड़ा रूप एक ले चुकी थी। तो 1858 का शासन अधिनियम क्या था, एक तो ये कि कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया, ताज का शासन शुरू हो गया और भारत सचिव का एक पद बना। और आपका जो है जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका पद हटा के एक नए पद की का निर्माण हुआ, भारत के वायसराय। जो प्रथम भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग थे। जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वही भारत के प्रथम वायसराय बने, कौन, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो 1858 का
अमेंडमेंट हेडिंग लिख देती हूँ, भारत के गवर्नर जनरल से भारत के वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। दूसरा, ताज का शासन, सॉरी यही पहला पॉइंट होगा लेकिन कोई नहीं। ताज का शासन आरंभ, कंपनी का शासन खत्म। ठीक है। और आपका भारत के सचिव का पद बना ठीक है, भारत के सचिव का पद बना 1800। अब आते हैं हम मेन अपने अधिनियम पे जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद भी बहुत सारे अधिनियम आए, लेकिन हम वो अधिनियम अभी पढ़ रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक आता है आपका 1909 का अधिनियम, जिसको हम मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, क्योंकि मॉर्ले मिंटो सुधार दो लोगों के अंडर में बना, एक मॉर्ले एक मिंटो, अलग अलग दो पर्सनालिटी थी। इसको हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, और इसको एक सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। कि हाँ, इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार में कि मुस्लिम जो समाज था उनके लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल का चयन हुआ, इसलिए यहाँ सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। जो ब्रिटिश का रूल ये था कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, इसलिए उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए अलग निर्वाचन मंडल रख दिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम्स में और ज़्यादा गैप आ गया। तो एक मुस्लिम समाज के लिए निर्वाचन मंडल कब आया? 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है। और विधानमंडल में शक्ति की वृद्धि हो गई। और पहले क्या होता कि बहस होती थी, वाद विवाद होते थे किसी बजट को लेकर या किसी चीज़ को लेकर संसद में, लेकिन भारतीयों को ना मत देने का अधिकार नहीं था। बस चुपचाप उनकी बहस सुन सकते थे, उनकी बहस में हिस्सा ले सकते थे, लेकिन मत नहीं दे सकते थे। तो 1909 में इससे क्या हुआ कि उन्हें सार्वजनिक कोई चीज़ हो रहा है, कोई भी मुद्दा है सार्वजनिक मुद्दा, तो उसमें मत देने का भी अधिकार प्राप्त हुआ और बहस का भी अधिकार प्राप्त हुआ। तो एक 1909 में एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो हम देख लेते हैं। 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है। मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन मंडल आपका। ठीक है। और आपके सार्वजनिक मुद्दों पर बहस व मत देने का अधिकार ठीक है। ये दो है, और एक इसको सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है।
एक इसके बाद आया आपका 1919 में मॉन्टेगू वो चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसमें क्या हुआ, एक तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रणाली कर दी। जैसे अभी के टाइम में निम्न सदन और उच्च सदन होते हैं, ऐसी उस टाइम केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली आई, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन में आपके काउंसिल ऑफ उच्च सदन में काउंसिल ऑफ स्टेट में आपके 60 मेंबर थे और निम्न सदन में आपके 144 मेंबर थे। तो दो पॉइंट हमें याद रखने, एक तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में द्विसदनीय प्रणाली आई आपकी, एक आपका उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन में आपके थे उस टाइम 60 मेंबर और निम्न सदन में थे आपके 144 मेंबर। और प्रांतों में भी द्वैध शासन प्रणाली आ गई, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित प्रांतों में भी द्वैध शासन प्रणाली आई। प्रांत में और केंद्र में दो अलग अलग चीजें हैं, केंद्र में द्विसदन आया, प्रांत में द्वैध शासन आया। किसके थ्रू, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के थ्रू। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के थ्रू। तो और प्रत्यक्ष चुनाव अपनाए गए। और इसमें क्या हुआ, 1909 में आपका मुस्लिम चुनाव के लिए पृथक निर्वाचन मंडल था, इसमें सिख समाज के लिए पृथक निर्वाचन मंडल आया। तो 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, पहला पॉइंट आपका केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली, उच्च सदन और आपका निम्न सदन। उच्च सदन में आपके 60 मेंबर, निम्न सदन में आपके 144 मेंबर। प्रांत में द्वैध शासन, कौन कौन से, हस्तांतरित और आपके आरक्षित। ठीक, तीसरा पॉइंट आपका, तीसरा प्रत्यक्ष चुनाव मंडल, प्रत्यक्ष चुनाव हुए। यह के 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिजल्ट थे। और सांप्रदायिक सिख समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल। ठीक है, इसके बाद आया 1935 अधिनियम। 1935 अधिनियम की बहुत इंपॉर्टेंस है। 1935 अधिनियम में आपको जो है, एक तो अखिल भारतीय संघ भी कहा जाता है। और आपके प्रांत, इसमें पूछ लेते हैं प्रांतीय स्वायत्तता कब आई थी, तो 1935 अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता आई थी। अखिल भारतीय संघ, संघीय न्यायालय एवं संघीय बैठक होनी शुरू हो गई। और आपके संघीय कई सारे न्यायालय तो बने, बैठक, संघीय न्यायालय भी हुए, बैठक भी हुए, इम्पोर्टेंस भी मिल गई। लेकिन इस अधिनियम को देखते हुए नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट क्या था कि अनेक तो ब्रेकर हैं, ब्रेकर तो बहुत हैं गाड़ी में, लेकिन इंजन नहीं है। अनेक ब्रेकर वाली इंजन रहित गाड़ी। 1935 के अधिनियम के तहत ये वाला नेहरू जी ने स्टेटमेंट दिया था। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भी हो गई थी 1935 अधिनियम में। अभी हमने पढ़ा था कि प्रांत में द्वैध शासन आया था, किसके थ्रू, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के थ्रू। लेकिन 1935 में केंद्र में द्वैध शासन आ गया था आपका। और जो है संघीय न्यायालय में संघीय बैठक की स्थापना हो गई थी।
यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो यहाँ हमने आज अपना भारत का संवैधानिक विकास देखा कि कैसे कैसे संवैधानिक विकास हुआ। अगले टॉपिक में हम देखेंगे संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी डेट थी इम्पोर्टेंट जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं हमारे स्टेट पीसीएस में। तो आज का टॉपिक बस यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगले टॉपिक में मिलते हैं। हमारा इंडियन ज्योग्राफी की भी सीरीज शुरू है। आज हम उसका सेकंड पार्ट बेसिक फीचर्स ऑफ इंडिया का देखेंगे। तो आज के लिए बस यहीं आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।